ये भारत का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लॉ। इसको लेकर के हमेशा आए दिन हम लोगों को प्रोटेस्ट देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इस लॉ का नाम है आसपा, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इस लॉ का मोस्टली यूज डिस्टर्ब एरिया में किया जाता है, जब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपने उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकती और वहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो जाती है। इस एक्ट के कारण हमारी आर्म फोर्सेस को एक सुपर नेचुरल पावर मिल जाती है, जिससे वो किसी भी एरिया को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये लॉ आए दिन कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ रहता है ह्यूमन राइट्स को लेकर के। अभी हाल ही में आर्म फोर्सेज ने नागालैंड में 13 सिविलियंस को इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि उनको शक था कि ये एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आसपा लॉ के बारे में डिटेल से समझेंगे और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल और नागालैंड के कई जिलों से एएफएसपीए से हटा लिया गया है इसे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस लॉ को पहली बार 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस लॉ की हमें पहली झलक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में ही देखने को मिलती है, जब हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था और हम लोग कई सारे मूवमेंट चला रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। इसमें से एक मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कि महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस, साल 1942 में, जिसमें कि ब्रिटिश आर्मी को काफी ज्यादा पावर दे दी गई डिस्टर्ब एरिया को कंट्रोल करने के लिए। वो किसी को भी शूट कर सकते थे, किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे और भी काफी सारी चीजें मिल गई थी। और उस समय में जो डिस्टर्ब एरिया था वो था बंगाल, आसाम और ईस्ट बंगाल, जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 355 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि जितने भी स्टेट्स है उसे इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे, और उसके लिए वो कोई भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन 1952 में नागा नेशनल काउंसिल ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन का पूरी तरीके से बाइकआउट किया, क्योंकि वो लोग अपने आप को सेपरेट रखना चाहते थे। और उस टाइम में जो नागालैंड था वो असम गवर्नमेंट के अंदर में ही आता था। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन और भी खराब हो गई, जिसकी वजह से असम गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है, असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, और सोल्जर्स को नागा हिल्स में डिप्लॉय कर दिया जाता है। फिर इसी लॉ को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रिप्लेस कर दिया आसपा के साथ 1958 में। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आता है कि किसको पावर रहता है कि वो किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारे स्टेट के ऑनर रहते हैं, जो कि हमारे गवर्नर होते हैं, उन्हीं को पावर रहता है कि वो किसी एरिया को भी डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और वही यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि वही हेड होते हैं यूनियन टेरिटरी के। अगर एक बार ये लॉ किसी भी एरिया में लग जाता है तो आर्मी को काफी ज्यादा पावर मिल जाती है डिस्टर्ब एरिया को कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। यहाँ तक कि वो किसी भी आदमी को अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना वारंट के। और यहाँ पर 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर पूरी तरीके से रोक रहता है। अगर कोई भी आदमी आर्मी को एंटी नेशनल एक्टिविटी में सस्पिशियस लगता है तो वो उसे शूट भी कर सकते हैं, और कई बार तो सिविलियंस की जान भी चली जाती है। इसी कारण से ये एक्ट हमेशा कंट्रोवर्सी में ही घिरी रहती है ह्यूमन राइट्स को लेकर। स्टार्टिंग में ये एक्ट केवल 2 ही स्टेट पर इम्प्लीमेंटेड था, असम और मणिपुर, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लगा दिया गया। फिर साल 1983 में ये पंजाब और छत्तीसगढ़ वाले एरिया पर भी पूरी तरीके से लगा दिया गया, क्योंकि पंजाब की भी उसी तरह से सिचुएशन हो गई थी। वहां की स्टेट गवर्नमेंट वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ब्लू स्टार मिशन लॉन्च करना पड़ा था, और इस मिशन के कारण उनको जान से भी मार दिया गया। ये एक्ट लगभग पंजाब में 14 सालों तक लगा रहा और इसे साल 1997 में हटा दिया गया। और इसके अलावा और एक स्टेट है जम्मू और कश्मीर, वहां पर साल 1990 में इसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था और वहां पर भी आसपा लॉ लगा दिया गया था। साल 2000 में 10 सिविलियन का इनकाउंटर किया गया था मणिपुर में, जिसको कि मैलोम मैसुकर भी कहा जाता है। और उस टाइम में एक लेडी इस एक्ट के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी, आयरन शर्मिला, जिसको कि आयरन लेडी भी कहा जाता है मणिपुर का। उन्होंने लगभग इस एक्ट का लगभग 16 सालों तक विरोध किया, और उन 16 सालों में ये अनशन पर बैठी हुई रही। कई बार तो उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया जाता था, लेकिन फिर बाद में उनको छोड़ दिया जाता। साल 2004 में उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जीवन रेड्डी के नेतृत्व में एक कमेटी की फॉर्म की, और उस कमेटी ने साल 2005 में 145 पेजेस की रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी, और ये कहा कि इस लॉ को इन एरिया से हटा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक से वर्क कर रहा है। फिर साल 2012 में एक रिट पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, और ये एलिगेशंस लगाया जाता है कि 1979 से लेकर के 2012 तक लगभग 1528 इनकाउंटर किए गए हैं, जो कि फर्जी इनकाउंटर है। टेररिस्ट बता करके सिविलियंस को ही जान से मार दिया गया है। इस पर जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया, और उस कमेटी की रिपोर्ट में इन सारी चीजों को सही पाया गया कि कैसे इस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है। आज के टाइम इस एक्ट को काफी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिमूव कर दिया गया है। साल 2015 में आसपा एक्ट को त्रिपुरा से पूरी तरीके से हटा दिया गया, और साल 2018 में मेघालय से भी। अभी कुछ टाइम पहले असम के 23 डिस्ट्रिक्ट से भी
इस एक्ट को हटा दिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट में पार्शियली हटाया गया है, जिस जगह पर सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वो काफी ज्यादा बढ़िया है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।